नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिव्यांगजन और 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से 4 से 11 दिसंबर तक विशेष सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उन्हें व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविरों की शुरुआत 4 दिसंबर को रायपुर ब्लॉक से होगी और इसके बाद सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, मसूरी और सैया में कैंप लगाए जाएंगे। दिव्यांगजन एडिप योजना और वृद्धाजन राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण हेतु दिव्यांगजन को यूडी आईडी कार्ड व 22,500 रुपए मासिक आय प्रमाण पत्र और वृद्धजन को आधार कार्ड व 15,000 रुपए मासिक आय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों को आसानी से सहायक उपकरण उपलब्ध करवाकर उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाई जाए। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। भारत सरकार की एडिप वयोश्री योजना के अंतर्गत एडिप योजना के अंदर दिव्यांगजनों को और वयोश्री योजना के अंदर वृद्धजनों को 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उनके लिए सहायक उपकरण, सिर्फ दांत की व्यवस्था नहीं है इसमें और चश्मे की नहीं है, उसके अतिरिक्त जितने भी सहायक हैं निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा ये कर दिया है कि अब इसमें मासिक आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी पहले, जो राजस्व विभाग के द्वारा होता था। तो अब संबंधित पार्षद या गांव के प्रधान भी मासिक आय प्रमाण देंगे तो वो मान्य होगा। जनपद में 7 कैंप लगे हैं प्रत्येक विकास खंड में और 3 नगर पालिका क्षेत्र में, जिसमें विकासनगर और मसूरी और ऋषिकेश। तो मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जिनको सहायक उपकरण चाहिए वे अपना वहाँ पर पंजीकृत कराएं। ग्राम्य विकास विभाग और उत्तराखंड भवन एवं अन्य सत्रिमान कर्मकार कल्याण बोर्ड से मिलकर एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी श्रमिक जिन्होंने निर्माण कार्य में 90 दिन का रोजगार पूरा किया है, आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद श्रमिक प्रसूति सहायता, दुर्घटना दावा, टूलकिट सहायता, मकान निर्माण अनुदान, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। ग्राम्य विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि राज्य में लगभग 9.5 लाख सक्रिय मनरेगा श्रमिक कार्यरत है, जिन्हें पहले पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। नया पोर्टल सरल और सुलभ है। ब्लॉक स्तर पर वीडियो और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि कैंप मोड में तेजी से पंजीकरण कराया जा सके और कोई भी पात्र श्रमिक पीछे न छूटे। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। ये लेबर डिपार्टमेंट यूके और बीसीडब्ल्यू ने और मनरेगा ने, ग्राम्य विकास ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने देखा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट में जितने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पिछले 1 साल में जिन्होंने 90 दिन का सक्सेसफुली रोजगार किया हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके आधार पर उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता हो गई है, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया है, या फिर मकान बनाने के लिए हो गया, टूल किट, साइकिल्स इत्यादि के छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं, पढ़ाई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन उसके लिए वो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो ये हमने देखा कि ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा के लगभग हमारे यहाँ 9.5 लाख एक्टिव श्रमिक हैं। तो हम ये विचार आया कि इन मनरेगा श्रमिकों को भी, क्योंकि ये हमारे लास्ट माइल वर्कर्स हैं जो दूर दराज एरिया में भी काम करते हैं, इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से जोड़ दिया जाए। ब्लॉक की दूरस्थ ग्राम सभा गडूल के इडारला गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने शिरकत की और क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए डीएम ने विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। पहाड़ी क्षेत्र इठारना में पहली बार डीएम के आगमन पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। शिविर में 35 से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई। शिविर में कृषि उपकरण वितरण के साथ साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को विशेष उपकरण उपलब्ध कराए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पहल से ग्रामीणों को राहत और प्रशासन के साथ सीधे संवाद का असर मिला। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट।
देखिए, हमारे ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है और ये निर्देश भी है कि जो हमारे दूरस्थ एरियाज़ हैं वहाँ पे हम जितना संभव हो उतना विज़िट करें, सारे अधिकारियों के साथ वहाँ पे बहुत अच्छे शिविर लगाएं, नाइट स्टेज करें और जितनी हमारी शासन प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, जितने हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य जांचें होती हैं, हमारे यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कृषि और उद्यान के यंत्र का वितरण, उनमें जो इनपुट्स हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या बीज हैं, वो उपलब्ध करवाना, हमारे जो कृत्रिम अंग हैं, व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स हैं और जो हमारी पेंशन्स हैं जितनी तरह की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं, ये सारे जो हमारे लाभ हैं ये मौके पर ही प्रयास किया जाए कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोगों के द्वार पहुंचकर दे पाएं। बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड ट्रेनिंग सेंटर में सीमा सुरक्षा बल का 61वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। पूर्व आईजी मनोरंजन त्रिपाठी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। समारोह में बीएसएफ के वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी, उनके परिवारजन और स्कूली छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बंधा। गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी और नेपाली लोक नृत्य के साथ देशभक्ति आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बीएसएफ के कमांडेंट गजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीएसएफ न केवल सीमाओं की सुरक्षा करता है बल्कि आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्व आईजी त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे आयोजन जवानों के उत्साह और मनोबल को बढ़ाते हैं। डिप्टी कमांडेंट हेमंत कोठियाल, सहायक कमांडेंट विकास और उत्तराखंड पुलिस के डीआईजी राजकुमार नेगी सहित सभी जवान और उनके परिवारजन इस भव्य आयोजन में उपस्थित रहे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। मेरी तरफ से आज सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट देहरादून में हम लोगों ने भी एक बड़े खाने का आयोजन किया है। तो बेसिकली बस बड़े खाने का आयोजन जो हमने किया है उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो तमाम इस इलाके के रिटायरीज हैं हमारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बल के सेवा में समर्पित किया है, आज उन सबको बुलाया जाए और उनके साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग सब यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि वो लोग जो उन्होंने इतना लंबा समय इस फोर्स को दिया है, उनको दोबारा से यहाँ पर आके एक बार ऐसा लगे कि वो अपने घर दोबारा वापस आए हैं। सर बेसिकली जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है ये एक एडवेंचर इंस्टीट्यूट है और हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि एडवेंचर को प्रोत्साहन दिया जाए, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो एक सही दिशा में है। ये एकमात्र ऐसी फौज है जो कि पूरे 24 घंटे काम कर रही है 24/7। और ठीक है, होता ये है कि जब टीम कितनी भी अच्छा खेली, गोलकीपर काउंट करता है। ये गोल पोस्ट से अगर गोल लाइन पार कर ली तो, एंड वी आर मैनिंग दैट गोल लाइन अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, वी हैव डन इट। मैं इस फोर्स में करीब 38 साल रहा हूँ और मैं माहौल को अभी तो मैं पहुंचा हूँ, पर हाँ यस, मैं सबसे बड़ी बात, मैं मसूरी रहता हूँ तो मैं अभी यहीं रहूंगा और सबसे मिलूंगा। हमारे पुराने साथी यहाँ बहुत आए हैं, हमारे जवान साहिबान हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, हर एक से मिलके उनके बारे में जानूंगा। मेरी तरफ से आज सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट देहरादून में हम लोगों ने भी एक बड़े खाने का आयोजन किया है। बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले पर आज फैसला होने जा रहा है। इसके मद्देनजर एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी तैनाती की गई है। आरपीएफ के साथ पीएसएससी की कई बटालियन इलाके में मौजूद है। सुरक्षा कारणों से 21 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। साथ ही
121 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सोशल मीडिया समेत सभी तरह की गतिविधियों पर पुलिस की नजर रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और कई टीमें मॉनिटरिंग में लगी है। एसएसपी ने कहा कि किसी भी तरह की उपद्रवी घटना या साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पिछले 2 साल से लंबित इस अतिक्रमण मामले में आज का फैसला प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी तैयारी के बीच आने वाला है। नैनीताल से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी 2 दिसंबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसीजन प्रत्याशा में है। बनगुलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो पिटीशन का डिसीजन प्रत्याशा में है, इसको लेकर संपूर्ण पुलिस और प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में है। आज जो है क्रेडिबल इनपुट्स, फील्ड का असेसमेंट और एरिया असेसमेंट के आधार पर जो संभावित जो उपद्रवी लोग हैं उन पर जो है कठोर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अमल में लाई गए हैं। अभी तक कुल 121 लोगों के विरुद्ध 135 और 126 BNSS सेक्शंस के अंडर कार्रवाई की गई है, जो पूर्व में CRPC में 107-16 कहते थे। उसके अंतर्गत 121 लोगों का हमने आज जारी कराया है और उनको चालान डिलीवर भी हो गया है और उनको भारी धनराशि में मुचलका पाबंद किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुल 21 लोगों को 21 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रावधानों के अंतर्गत हमने हिरासत में लिया है और गिरफ्तार भी लिया है। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के अपने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार गन्ना मूल्य में 35 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो पड़ोसी राज्य से अधिक है। विधायक बत्रा ने बताया कि नए मूल्य से प्रदेश के गन्ना किसानों में उत्साह है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा मिलों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने भी इस बढ़ोतरी की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से अधिक मूल्य देने के पीछे सरकार की संवेदनशीलता है। गन्ना मूल्य वृद्धि के बाद अब किसानों की नजर मिल भुगतान और आगामी कृषि नीतियों पर केंद्रित है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, करीब अभी नवंबर चल रहा है, 1-1.5 महीने से गन्ने का सीजन चल रहा है और हमारा मूल्य घोषित नहीं हुआ था। लेकिन रात हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रात गन्ने का मूल्य घोषित किया और किसानों के हित के लिए उसका रेट भी अच्छा दिया, तो इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। कितने रुपए बढ़ाए गए हैं यूपी में? यहाँ पर यूपी में 400 रुपये, हमारे यहाँ 405 रुपये क्विंटल है, यानी कि 5 रुपये। बालपुर गन्ना मिल की बात करें, वहाँ को लेकर काफी किसान धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके पेमेंट को लेकर क्यों नहीं आप एकजुट होते हैं, क्यों नहीं वहाँ की बात करते हैं? ऐसी बात नहीं है कि एकजुट नहीं होते। ऐसा कौन चाहता है कि पेमेंट ना हो? हमें भी उस बात का पीड़ा है कि हमारे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पीछे सरकार ने मदद भी की थी लेकिन तब भी नहीं हो पाया। उस मिल का तो कोर्ट में भी चल रहा है। किसानों को कितनी राहत मिलेगी? गन्ना मूल्य घोषित करने पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी ताकि ये खबर सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। और कुछ दिन पहले हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उनके आवास पर और अच्छी वार्ता हुई और चर्चा भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे, तो ये कार्रवाई इसमें हुई है और एक बहुत अच्छा मूल्य मैं समझता हूँ किसान भाइयों को मिल रहा है और किसानों में से एक खुशी की लहर है। किसान भाइयों खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाया गया है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है और एक ऐतिहासिक है। तो इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है किसान भाइयों की आय दोगुनी करने का, उस और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। फसल बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, देना चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए सर? लगातार सब्सिडी है इस पर और किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूँ कि लगातार खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर सब्सिडी भी है और उनको मुफ्त भी दिया जा रहा है और सभी जगह इसका वितरण और सभी केंद्रों पे जो है समय से सभी चीज़ें। विधायक राम सिंह केड़ा ने धारी ब्लॉक के कसिया लेक मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 5 करोड़ 47 लाख रुपए स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। विधायक केड़ा ने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें योजना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने सड़क के लंबे समय से खराब होने और आवागमन में कठिनाइयों का उल्लेख किया था। उन्होंने विधायक से मार्ग की मरम्मत की मांग की थी। विधायक केड़ा ने पीडब्ल्यूडी विभाग को डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री से मार्ग पर डामरीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति मांगी। मुख्यमंत्री ने तुरंत
5.47 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। विधायक केड़ा ने कहा कि जल्दी ही डामरीकरण का कार्य शुरू होगा और भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ व भीमताल ब्लॉक के क्षतिग्रस्त मार्गों पर निरंतर सड़क सुधार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। पर्यटन सीजन के बढ़ते दबाव के बीच गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने गेस्ट हाउसेज और होटलों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों में बदल दिया है। अब पर्यटन, ओली और अन्य विंटर डेस्टिनेशन पर भी अपनी ईवी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि टीएचडीसी ने CSR के तहत 12 प्रॉपर्टीज में और उत्तराखंड परिवहन निगम ने 28 लोकेशनों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें अधिकांश स्टेशन पूरी तरह फंक्शनल है और पर्यटन नियमित रूप से इनका उपयोग कर रहे हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। GMVN ने 4 धाम यात्रा और विंटर टूरिज्म के लिए नए पैकेज और डिस्काउंट भी जारी किए हैं। उत्तराखंड अब EV फ्रेंडली टूरिस्ट स्टेट बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण और पर्यटन दोनों को लाभ मिलेगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उसमें 2 संस्थाओं के माध्यम से लगाए गए हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन। एक तो THDC के द्वारा अंडर CSR लगाए गए हैं, तो टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ में THDC के द्वारा लगाए गए हैं और 28 प्रॉपर्टी में जो परिवहन निगम है, उत्तराखंड परिवहन निगम, उनके द्वारा लगवाए गए हैं और ये सभी हमारे फंक्शनल हैं। 1-2 साइट ऐसी हैं जहाँ पर अभी कुछ साइट का हिंड्रेंस इस कारण से नहीं लग पाए हैं, बट ये हमारे जितने भी लग गए हैं वो सारे के सारे फंक्शनल हैं और लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ और ग्रीन टूरिज़्म की ओर उत्तराखंड में बढ़ावा देने के लिए ये GMVN का और परिवहन निगम का प्रयास है। तो आने वाले समय में इसके जो लाभ हैं वो क्लीन एयर के रूप में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सर कैसे देखते हैं, कैसे प्रेरित आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। पार्टी की कोशिश है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर मजबूत संगठन बनाया जाए। हालांकि वर्तमान में यह प्रयास कांग्रेस के भीतर बहुत दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकाल में बिना टीम के ही काम करते रहे और बूथ स्तर तक संगठन बनाने में असफल रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष कुछ घोषणाएं जरूर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कार्यकर्ता ही पर्याप्त नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि कांग्रेस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती नहीं दे पाई तो आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रभावी चुनौती पेश करना मुश्किल होगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। इसके प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम तक नहीं बना पाए, प्रदेश की टीम नहीं बना पाए, जिलों के अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो बूथ तक क्या टीम बनाएंगे? नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम बनाई। आप देखिए जिला अध्यक्षों को लेकर कितनी सिर फुटबॉल होगी, चाहे काशीपुर का मामला हो, चाहे नैनीताल का मामला हो, चाहे अल्मोड़ा का मामला हो, हर जगह जो है जिला अध्यक्षों को लेकर सिर्फ फुटबॉल है। बूथ तक तो बहुत दूर की बात है। भाजपा का बूथ मैनेजमेंट उसके समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण है। कांग्रेस के पास ये समर्पित कार्यकर्ता नहीं, वो कहां से ऐसे समर्पित कार्यकर्ता लाएगी? इसके प्रदेश। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।